बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लेक्चर का मौजू है डिफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने किस्म के होते हैं और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ फॉल करता है। अमंगस्ट द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कितने किस्म के होते हैं और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ फॉल करता है। आज हम इसकी डिफिनेशन भी देखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक जो डिफिनेशंस है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट का सुप्रीम लॉ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी लॉ जो है इनएक्टेड नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। ऐसा लॉ जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो, वो लॉ नहीं बन सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ होता है। मिसाल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरी पर्सन शैल हैव द राइट ऑफ एजुकेशन। आर्टिकल 25 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1973। तो अगर इसके खिलाफ जो है वो पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है कि ऐसे बच्चे जो गांव में रहते हैं उनको तालीम का हक नहीं है, वो लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। क्यों? कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी मुल्क या स्टेट का सुप्रीम लॉ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? वैसे तो इसकी बहुत सी डिफिनेशन है, लेकिन मैं आपको सिंपल डिफिनेशन बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी जो सिंपल डिफिनेशन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन इज consists of principles which provides that how government or state and its different organs should वर्क। ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की ये सबसे सिंपलेस्ट, सबसे आसान डिफिनेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन रूल मुहैया करता है, तरीक़ेकार मुहैया करता है किसी भी गवर्नमेंट को या स्टेट को या उसके डिफरेंट ऑर्गन्स को कि वो परफॉर्म कैसे करें, वर्क कैसे करें। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान का सदर कैसा होना चाहिए, वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट कैसी होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो प्रोवाइड करता है रूल्स के वज़ीर आज़म कैसा होना चाहिए और उसकी पावर्स क्या है। वो प्रोवाइड करता है रूल के असेंबली कैसे तोड़ी जाती है और उसका तरीक़ेकार क्या है। वो प्रोवाइड करता है रूल्स के डिफरेंट जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है। ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट क्या होते हैं
आर्गन्स ऑफ द स्टेट आपके होते हैं प्रोविंसेस, जैसे पाकिस्तान में प्रोविंसेस हैं, ये आपके आर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं, प्रोविंसेस। तो आपका पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि आर्गन्स ऑफ द स्टेट प्रोविंसेस कैसे वर्क करेंगे, वो कैसे काम करेंगे, प्रोविंसेस की जो असेंबलीज हैं वो कैसे बनाई जाएंगी और किस तरह की असेंबलीज होंगी। और आपके आर्गन्स होते हैं, हमारा पाकिस्तान का अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो इसके आर्गन्स है प्रोविंसेस और कैपिटल टेरिटरी। कैपिटल टेरिटरी, कैपिटल टेरिटरी क्या है? आईसीटी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। जो इस्लामाबाद है वो किसी भी प्रोविंस के अंडर नहीं आता, वो फेडरल के अंडर आता है, कैपिटल टेरिटरी कहलाता है। डायरेक्ट फेडरल उस पर कंट्रोल करती है, किसी प्रोविंस के अंडर नहीं आता। ये आपके दीज आर द आर्गन्स ऑफ द स्टेट। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हाउ आर्गन्स ऑफ द स्टेट विल वर्क। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन मुहैया करता है वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स जिसके तहत कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट या उसके आर्गन्स वर्क करेंगे, काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आपको बता दें कॉन्स्टिट्यूशन कितने किस्म के होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन या तो रिजिड होता है, या फ्लेक्सिबल होता है, या रिटन होता है, या अनरिटन होता है, या कोडिफाइड होता है, या अनकोडिफाइड होता है। अब रिजिड और फ्लेक्सिबल क्या होते हैं? एक किस्म, पहली किस्म होती है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड और फ्लेक्सिबल क्या होते हैं? रिजिड का मतलब है, जो लफ्जी माना है वो है सख्त, मजबूत। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें अमेंडमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो, वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट के लिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं 2/3 मेजॉरिटी किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं रही, सवाए नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो 1997 में थी, उसमें नवाज शरीफ के पास 2/3 मेजॉरिटी थी। अदरवाइज अब तक पाकिस्तान 1973 से लेकर अब तक किसी भी गवर्नमेंट में कोई भी जो गवर्नमेंट बनाई है किसी भी पार्टी के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए उस पार्टी को हमेशा किसी दूसरी पार्टी से मदद लेनी पड़ी, तब अमेंडमेंट्स हुई। तो रिजिड अमेंडमेंट क्या होते हैं? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें अमेंडमेंट बहुत मुश्किल हो, जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अमेंडमेंट बहुत मुश्किल है। और जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, पाकिस्तान 1973 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना। कब? 14 अगस्त 1973, 14 अगस्त 1973। अब तक तकरीबन 49-50 ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, लेकिन अब तक सिर्फ 26 अमेंडमेंट्स हुई हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बहुत मुश्किल है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इसलिए पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर मशहूर है। और इससे भी ज़्यादा मुश्किल एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए को भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए अमेंडमेंट के लिए, मगर आगे जाकर अमेंडमेंट करने के बाद आगे जाकर वो मेजॉरिटी जो है 3/4 हो जाती है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा रिजिड है। और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जाना जाता है दुनिया में। आप देखें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए अब तक सिर्फ 49-50 ईयर्स हुए हैं और 26 अमेंडमेंट हुई है, मगर
यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए तकरीबन 223 से 24 साल 224 साल हो चुके हैं और उसमें अभी तक सिर्फ 25 अमेंडमेंट्स हुई है। तो मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूएसए का है, क्योंकि उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन उसके बाद 3/4 तक चला जाता है वो असेंबली की, 3/4 मेजॉरिटी चाहिए उसको अमेंड करने के लिए, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इस वजह से ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कि बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन में हर साल हजारों अमेंडमेंट्स होती हैं, क्योंकि वहाँ का हर पास किया हुआ कानून असेंबली का वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वहाँ का कोई भी सुप्रीम कोर्ट का लॉ जो है पास किया हुआ लॉ वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इस वजह से जो यूके का बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अमेंड करना बहुत आसान हो वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसकी मिसाल सबसे बड़ी मिसाल यूके की है। वहाँ पर हर साल हजारों अमेंडमेंट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वहाँ जो भी असेंबली लॉ पास करती है, जो भी एक्ट पास करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है, और वहाँ की कोर्ट जो ऑर्डर पास करती है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है। अब आप समझे कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क होता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिनको अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल हो वो रिजिड कहलाते हैं, जैसे पाकिस्तान, और मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इज यूएसए। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अमेंड करना निस्बतन आसान होता है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। सबसे बड़ी मिसाल यूके की है। अब हमको बताते हैं कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। नंबर 2 है रिटन, अनरिटन। मैं देख लूं कि रिकॉर्डिंग चल रही है, 1 मिनट। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? देखिए, रिटन और अनरिटन का मतलब क्या होता है। जो लैंग्वेज अगर देखी जाए, सिंपल लैंग्वेज, रिटन का मतलब होता है कि ये जो मैं लिख रहा हूं दिस इज रिटन, और अनरिटन का मतलब होता है जो मैं आपको वर्बल बता रहा हूं ये अनरिटन है। ये सिंपल लैंग्वेज की मतलब माना है, लेकिन जो लॉ की माना है इसकी, वो इसकी डिफरेंट माना है। जैसे मैं कहूं कि अकरम इज a student of second class and she is going to school। आप कहेंगे सर अकरम के साथ शी नहीं लगेगा, ही लगेगा। और मैं कहूँ कि मिनाहिल is studying in 7th class and he is going to school। आप कहेंगे सर मिनाहिल के साथ ही नहीं लगेगा, शी लगेगा। करेक्ट, जो सिंपल लैंग्वेज है उसके तहत यही लगेगा, लेकिन लॉ में ही जो है वो मर्द के लिए भी यूज होता है और औरत के लिए भी, मेल के लिए भी यूज होता है और फीमेल के लिए भी यूज होता है। इसी वजह से रिटन जो है, रिटन का मतलब है, रिटन लॉ का मतलब है ऐसा लॉ जो इनएक्टेड हो, ऐसा लॉ जो इनएक्टेड हो। इनएक्टेड का मतलब क्या है? इनएक्टेड का मतलब है कि वो असेंबली से पास शुदा हो। ऐसे लॉ को हम रिटन लॉ कहते हैं जो असेंबली से पास हो, असेंबली उसको लॉ के तौर पर इनएक्ट करे, दैट लॉ इज कॉल्ड रिटन लॉ। और अनरिटन लॉ, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली से पास ना हुआ हो, भले उसकी किताब हो, वो लिखा हुआ हो, लेकिन वो अनरिटन कहलाएगा, बिकॉज that was not enacted by the assembly। जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, नो डाउट इट वाज पास्ड बाय द पाकिस्तान असेंबली, इनएक्टेड है,
रिटन है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बिकॉज इट वाज एनएक्टेड पास्ड बाय द पाकिस्तान असेंबली एंड इट इज रिटन। जैसे पाकिस्तान पेनल कोड है वो रिटन है, क्यों कि इट वाज पास्ड बाय द असेंबली। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट कानून तो है लेकिन ये एक्ट नहीं है। क्यों एक्ट नहीं है? क्योंकि इट वाज नॉट पास्ड बाय द पाकिस्तान असेंबली और इस वजह से लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो अनरिटन है। और जैसे फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 है तो वो रिटन है। क्यों रिटन है? इट वाज पास्ड बाय द पाकिस्तान असेंबली। और लॉ ऑफ टॉर्ट अनरिटन है तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बिकॉज इट वाज इनेक्टेड आर पास्ड बाय द पाकिस्तान असेंबली। और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है क्योंकि इट वाज आल्सो पास्ड बाय द यूएसए असेंबली। अनरिटन ये पाकिस्तान और इंडिया और यूएसए ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी मिसाल यूके की है, क्योंकि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो असेंबली से पास नहीं है, मगर कहा जाता है कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शियली अनरिटन है, पार्शियली रिटन है। क्यों पार्शियली रिटन है? क्योंकि उसका यूके असेंबली का हर पास किया हुआ एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और वो एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन चुके हैं, जो असेंबली से पास हुए हैं, वो रिटन पार्शियली रिटन कहलाएंगे और जो नहीं पास हुए वो पार्शियली अनरिटन कहलाएंगे। अभी आप समझ गए कि रिटन और अनरिटन की माना ये नहीं है कि लिखा हुआ और जुबानी नहीं। इसकी मतलब है, रिटन का मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली से पास हो, जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। और अनरिटन का मतलब है ऐसा लॉ, ऐसा कानून जो असेंबली से पास ना हो वो अनरिटन है। जैसे पाकिस्तान में लॉ ऑफ टॉर्ट प्रिवेल करता है बट इट वाज नॉट पास्ड बाय द असेंबली। अब हम देखते हैं कि कोडिफाइड और अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। नंबर 3 है कोडिफाइड और अनकोडिफाइड। कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड। कोडिफाइड का मतलब क्या है? कोड, COD, कोड। कोड का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कत्ल की सजा क्या है तो आप कहेंगे सेक्शन 302। जैसे मैं कहूं कि 62-63 तो आपका जहन फौरन जाएगा कि ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के 62-63 आर्टिकल है जिसके तहत किसी भी पार्लियामेंटेरियन की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन इसमें अटैच्ड है। जैसे मैं आपको कहूँ 420, आप कहेंगे दिस इज द पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शन विच डिफाइंस द डिफिनेशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉडिया की डिफिनेशन है कि फ्रॉडिया क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है। तो कोड का मतलब है जिस कानून को सेक्शन या आर्टिकल दिए गए हों वो कोडिफाइड कहलाता है। जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कितने आर्टिकल हैं? 280 आर्टिकल्स, 280 आर्टिकल्स। पाकिस्तान में कितने आर्टिकल्स हैं? 280 आर्टिकल्स। तो कि ये क्या है पाकिस्तान का कानून? क्योंकि इसमें 280 आर्टिकल्स हैं तो ये कोडिफाइड है। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट है, उसमें कोई सेक्शन नहीं है, सिंपल एक बुक है, तो वो अनकोडिफाइड है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 280 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 280, 1973 में भी 280 थे, अब भी 280 है। और इसमें अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अब तक पाकिस्तान में, आज 2022 तक 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। 26 अमेंडमेंट्स, 26 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। मगर
टेक्निकली मगर ओरिजिनल तौर पर 23 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुई हैं। जो अमेंडमेंट नंबर 9, 11 और 15 थी वो पास हुई ही नहीं थी। अमेंडमेंट नंबर 9, 11 और 15 ये तीनों अमेंडमेंट पास हुई नहीं थी। 26 में से अगर ये तीनों निकाल दें तो 23 अमेंडमेंट्स पास हुई थी। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अगर 9, 11 और 15 अमेंडमेंट कभी पास ही नहीं हुई थी तो इनको नंबर क्यों दे दिया गया? फिर तो 23 लिखना चाहिए, हम 26 क्यों कहते हैं? वो इस वजह से कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी हाउस में मूव की जाती है तो उसको एक नंबर अलाट कर दिया जाता है। अगर सेकंड स्टेज पे जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाती है या वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टपोन हो जाती है, जैसे अगर जो है अपर हाउस ने पास की तो लोअर हाउस में आकर वो ख़त्म हो गई, या लोअर हाउस ने पास की अपर हाउस में वो ख़त्म हो गई, या प्रेसिडेंशियल स्टेज पर वो ख़त्म हो गई, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर अलाट हो जाता है, लेकिन वो पास नहीं होती। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं, जिसमें से अमेंडमेंट 9, 11 और 15 कभी पास नहीं हुई थी। इस वजह से अमेंडमेंट 23 अमेंडमेंट सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में पास हुई है, लेकिन टेक्निकली जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है वो 26 अमेंडमेंट्स ही कहलाएगी। इससे पहले पाकिस्तान का 1973 जो आइन बना था, कानून बना था, वो पास हुआ था 14 अगस्त 1973। इसे मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पास किया था। उससे पहले पाकिस्तान को 2 कॉन्स्टिट्यूशन और मिले थे, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन मार्च में पास हुआ था और ये 1958 में ख़त्म हो गया था। तो ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का जो पाकिस्तान को मिला बाय द मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और ये उन्हों की गवर्नमेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ आपने देखी, कॉन्स्टिट्यूशन की डिफरेंस भी देखी, रिजिड और फ्लेक्सिबल। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन और अनरिटन। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, कोडिफाइड और अनकोडिफाइड। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड है और इसमें 280 आर्टिकल्स हैं और 26 अमेंडमेंट हो चुकी है। आप एक सवाल और आपके ध्यान में आएगा कि 280 जो आर्टिकल्स हैं वो 1973 में भी 280 थे, अब भी 280 है और इसमें 26 अमेंडमेंट हो चुकी है। तो वो बढ़े क्यों नहीं आर्टिकल? वो इस वजह से कि जब अमेंडमेंट होती है तो किसी आर्टिकल को, जैसे अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आई थी फेयर ट्रायल की, आर्टिकल 10 में अमेंडमेंट की थी और आर्टिकल 281 देने के बजाय उसको नंबर दे दिया गया था आर्टिकल 10A, आर्टिकल 10A। तो इस वजह से आर्टिकल्स में ही 10A, 10B, 10C ये नंबर दे दिए जाते हैं। जैसे 1973 के बाद जो है फेडरल शरीयत कोड बनी थी और उसके जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें आर्टिकल 203 से आगे 203 B, C, D, E, F, G ये नंबर उनको दे दिए गए थे। अलग से जो है आर्टिकल जो है इंसर्ट नहीं किए गए थे, ना 281, 283 ऐसे नहीं, बल्कि आर्टिकल्स के दरमियान ही उनको सब आर्टिकल बना दिया जाता है। इस वजह से अब तक सिर्फ 280 आर्टिकल्स ही हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 1 से लेकर 10 तक के आर्टिकल 1 क्या होता है और बेसिक जो राइट्स होते हैं नेशन के वो क्या होते हैं, लोगों के बेसिक राइट क्या होते हैं। आर्टिकल 6 क्या होता है जिसका बड़ा शोर है आजकल हमारे मुल्क में, और वो किस तरह अप्लाई होता है और कब कब अप्लाई होता है। और पाकिस्तान में सिर्फ एक बार अप्लाई हुआ है जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि 58(2)B का क्या मतलब है, जो कि जिसकी वजह से बहुत सी असेंबलियाँ तोड़ी गई, और 58(2)B कब ख़त्म हुआ और किसने ख़त्म हुआ, ये मेरे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके मतलब पढ़ेंगे। तो अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच डियर्स।